सो हेलो एंड वेलकम बैक सीएस ईईटी वाले बच्चों। और बताओ पढ़ाई कैसे चल रहा है? सब सही? सही चलना भी चाहिए, है कि नहीं? बहुत सारा टाइम मिल चुका है अच्छे से पढ़ के सब कुछ नक्की करना है फटाफट। ओके, आज जो हम लोग हैं वो इकोनॉमिक्स पकड़ने वाले हैं हम लोग। चैप्टर 1 होगा बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन। ठीक है, अपने को डिमांड एंड सप्लाई से स्टार्ट करना है। चैप्टर 1 सीएसईटी बच्चों के लिए। पेन, पेपर, रबर, इरेजर, स्केल जो कुछ भी है लेकर बैठ जाओ। ठीक है, और सबसे पहला चीज कंसंट्रेशन लिख के बैठना। आसपास कुछ भी घटना हो रहा है, ठीक है, कान में हेडफोन लगा लो या फिर जो कुछ भी करना है कर लो। मम्मी को बोल दो बाद में डिस्टर्ब करने के लिए। अभी थोड़ा टाइम के लिए, लगभग 1 घंटा के लिए पूरा कंसंट्रेशन से अपने को इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर नक्की करना है। ओके, तो और बताओ पहला टॉपिक क्या रहेगा आज का? पहला टॉपिक रहेगा थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। क्या रहेगा? थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ओके, इसका थ्योरी रहेगा। ओके, तो पॉइंटर ले लेते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ डिमांड। अच्छा, डिमांड का मतलब क्या है? सर मैंने ना कल मम्मी से डिमांड किया था। सर वही वाला डिमांड ना? नहीं बेटा, वो वाला डिमांड नहीं, वो वाला डिमांड नहीं। ये मार्केट डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा डिमांड के बारे में? मार्केट डिमांड के बारे में। ठीक है, डिमांड इज एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल रेफरिंग टू अ कस्टमर्स डिजायर। कस्टमर का क्या है? डिजायर है। डिमांड क्या होता है? कस्टमर का डिजायर होता है। किस चीज के लिए? टू परचेज गुड्स एंड सर्विस एंड विलिंगनेस टू पे अ प्राइस फॉर अ स्पेसिफिक गुड और सर्विस। समझो चीज, डिमांड क्या है सर? डिमांड जो है वो एक कस्टमर का डिजायर होता है। डिमांड का मतलब कस्टमर का डिजायर होता है कि कस्टमर का क्या डिजायर होता है? कस्टमर का ये डिजायर होता है कि कुछ वो उसका जो डिजायर है वो उसको खरीदे। डिजायर क्या है? कुछ गुड्स या फिर सर्विस को खरीदे। पकड़ लो, आपका डिजायर है कि मेरे पास एक रॉयल एनफील्ड होना चाहिए। ठीक है, लड़कियों का डिजायर है कि मेरे पास एक लंबोर्गिनी होना चाहिए। लड़कों का डिजायर है मेरे पास एक कुछ भी रॉयल एनफील्ड होना चाहिए। कुछ भी मतलब बड़ा बड़ा डिजायर। ठीक है, या फिर किसी भी बंदे को, ठीक है, किसी भी बंदे को डिजायर हो रहा है कुछ भी खरीदने के लिए। या फिर यार लड़की लोगों को डिजायर हो रहा है कि मुझको पार्लर जाना है यार, सर्विस लेना है। ठीक है, सर्विस लेना है कहां से? पार्लर से। ओके, तो वो भी एक डिजायर है। गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड डिजायर। ओके, गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड डिजायर जो है, ठीक है, और उस डिजायर के लिए आप विलफुल हो, आप विलिंगनेस हो। ठीक है, यू आर विलफुल टू पे प्राइस। ठीक है, आप उस डिजायर को कंप्लीट करने के लिए आप किसी भी प्राइस को, मतलब उसका जो प्राइस है उस प्राइस को आप पे करने के लिए तैयार हो। ठीक है, वो हो जाता है डिमांड। डिमांड इन एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल referring to a customer's desire to purchase goods and service and willingness to pay a price for a specific good or service। ठीक है, क्लियर है भाई? इजी है। ये हो चुका है अपना डिमांड का मीनिंग। अभी लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने वाले हैं। डिमांड अगर ऊंचा हुआ तो क्या होगा? डिमांड अगर नीचे हुआ तो क्या होगा? डिमांड ज्यादा बढ़ गया तो क्या हुआ? और डिमांड अगर कम हो जाए तो क्या होगा सर? तो वो हम लोग पढ़ने वाले लॉ ऑफ डिमांड में। अभी देखो, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, मतलब बाकी सब जो चीज है ना वो इक्वल है। ठीक है, बाकी सब चीज इक्वल रखते हैं, लेकिन सिर्फ हम लोग छेड़खानी करेंगे प्राइस को लेके। इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स, if a price of a commodity falls, the quantity demanded of it will rise, and if price of the commodity rises, its quantity demanded will decline. It implies that there is an inverse relationship between the price and quantity demanded of a commodity. In other words, other things being equal, quantity demanded will be more at the lower price than at a higher price. Easy way में समझो। अभी प्रोविजन पढ़ चुके हम लोग। अभी समझो क्या बता रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है ना भाई मेरे, कि यहां पे क्या होता है? प्राइस को लेके छेड़खानी होता है। बाकी सब चीज, सप्लाई कह लो, ठीक है, सब सप्लाई जो है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो है, सब कुछ नॉर्मल रखो, सब कुछ नॉर्मल रखो। बस एक चीज जो है उसको तुम छेड़खानी करो, जो है प्राइस। अगर आप किसी भी कमोडिटी का, कमोडिटी मतलब गुड्स, ठीक है, गुड्स या फिर सर्विस,
किसी भी कमोडिटी का प्राइस अगर आप बढ़ा दो, अगर आप प्राइस बढ़ा दो तो उसका जो डिमांड है वो इंक्रीज होगा या फिर फॉल होगा, इंक्रीज होगा या फिर फॉल होगा, वो फॉल होगा। अगर आप पकड़ लो ये डायग्राम देखो, ठीक है, ये डायग्राम देखो, अगर ये ग्रीन वाला जो है ना ये प्राइस है, ठीक है, ये प्राइस है, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है ना, प्राइस अगर ज्यादा होगा, किसी भी कमोडिटी का प्राइस अगर ज्यादा होगा तो उसका डिमांड जो है, ये लाल वाला दाग क्या है, डिमांड है, डिमांड फॉल करेगा, डिमांड विल ऑलवेज फॉल। ओके, इफ द प्राइस इंक्रीजेस द डिमांड विल फॉल एंड इफ द प्राइस डिक्रीजेस, पकड़ लो प्राइस डिक्रीज हो रहा है, पकड़ लो ये प्राइस है, ठीक है, लाल वाला भी प्राइस है, ये वाला प्राइस है अभी, पकड़ लो, तो ये जो है ये क्या है, ये डिमांड है, पकड़ लो ये डिमांड है अभी, ठीक है, ये हमेशा इंक्रीज होगा। ओके, इनवर्स रिलेशनशिप है भाई मेरे, इनवर्स रिलेशनशिप है, समझो समझो, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिमांड फॉल होगा, और अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या होगा, राइज होगा। पकड़ लो एक चीज, आप जब मार्केट को लिए निकलते हो ना, तब अगर आप देखते हो कि बहुत अच्छा ब्रांडेड वाला चीज बहुत ही कम सेल में लगा है और बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है, बहुत ज्यादा भयानक कम प्राइस में मिल रहा है, ठीक है, लो प्राइस, तो उसका डिमांड ज्यादा रहता है कि नहीं, डिमांड, पब्लिक उसी दुकान पे ढेर हो जाते हैं कि नहीं, मतलब बहुत सारे पब्लिक पूरा जमा हो जाते हैं उसी दुकान पे, क्योंकि उस दुकान पे सेल लगा है, प्राइस कम है उस दुकान पे, बाकी दुकान के कंपैरिजन पे उस दुकान पे प्राइस कम है, इसलिए जो उसका डिमांड है वो इंक्रीज हो जाता है। ये हो गया आपका लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, ये हो गया आपको लॉ ऑफ डिमांड। अभी समझो, द लॉ ऑफ डिमांड डिस्क्राइब्स दी, यहां से द लॉ ऑफ डिमांड डिस्क्राइब्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड among various factors affecting demand. Price of a commodity is the most critical factor. देखो डिमांड के पीछे ना, डिमांड के पीछे डिमांड ज्यादा है, पब्लिक का जो डिमांड है किसी भी कमोडिटी को लेके, गुड सर्विस को लेके, उसका जो डिमांड ज्यादा है या फिर कम है, उसका इफेक्ट ना सिर्फ एक चीज को लेकर नहीं होता, बहुत सारी चीज को लेकर होता है, लेकिन सबसे जो क्रूशियल चीज है, सबसे जो क्रूशियल या फिर क्रिटिकल फैक्टर है, जिस फैक्टर की वजह से डिमांड ऊपर नीचे हो जाता है, डिमांड ऊपर नीचे हो जाता है, वो क्या है, वो है प्राइस, ठीक है, अपन को ये तो समझ में आ चुका है, ठीक है, देखो यहाँ पे प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर, तो हमेशा याद रखना प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर फॉर डिमांड, ओके, फॉर द डिमांड टू राइज और फॉल। Thus demand of a commodity is mainly determined by the price of the commodity. क्लियर है भाई मेरे, क्लियर है, तो डिमांड डिपेंड किस चीज के ऊपर करता है, एक पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस के ऊपर, एक पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस के ऊपर डिमांड पूरा निर्भर है, आप समझ लो लगभग 99% निर्भर है। ओके, क्लियर है भाई मेरे। नेक्स्ट हम लोग जाने वाले हैं assumptions ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। हम लोग जब लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं ना, वहां पे बहुत सारे assumptions पढ़ना होता है, assumptions पढ़ना होता है, तो अभी जो ये assumptions है वो हम लोग करने वाले हैं। assumptions में सबसे पहले देखो, द लॉ ऑफ डिमांड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कैटर्स पैरिबस, ठीक है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ये क्या होगा, कैटर्स, बोलो कैटर्स पैरिबस, ठीक है, assumption, इसका मतलब क्या है सर, कैटर परिबस का मतलब क्या है, कैटर्स परिबस का मतलब क्या है, पकड़ लो, मैंने देखो यहां पर हम लोग क्या पढ़े, यहां पर एक लाइन पढ़ा आप लोगों ने कि देखो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, समझो ये चीज, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ये चीज समझो, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब ये है कैटर परिबस, ठीक है, अदर थिंग बीइंग इक्वल का मतलब ये है कैटर परिबस। अभी समझो एक चीज, मैं आपको समझाने वाला हूं, देखो अच्छे से, किसी भी प्रकार का एक गुड है, पकड़ लो, ये एक गुड है, ठीक है, ये गुड है, एक थैली में ये गुड है, ये गुड है, इस गुड का ना, इस गुड का जो डिमांड है ना, इस गुड का डिमांड जो है वो ऊपर जाएगा, इसका जो डिमांड है इस गुड का मार्केट में डिमांड जो है वो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। इसका जो डिमांड है, इस गुड का जो डिमांड है ना, इसका डिमांड ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, इसका बहुत सारा फैक्टर्स है, 1 2 3 4 5, एक मोस्टली क्रिटिकल फैक्टर क्या है, प्राइस,
और एक मैं फैक्टर आपको बताऊं, पकड़ लो आपको पता चला कि फॉर एग्जाम्पल कि अभी जो कोरोना वायरस फैला है, पता है ना, कोरोना वायरस पता है, सभी को पता है कि कोरोना वायरस फैला है। पकड़ लो इसका वैक्सीनेशन निकल गया, तो उसका वैक्सीनेशन का दाम अगर 200 रुपए भी है या फिर 2000 रुपए भी है इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल मतलब एक वैक्सीनेशन का दाम अगर 200 रुपए भी है या फिर 2000 रुपए भी है, प्राइस अगर उसका ज्यादा भी है या फिर कम भी है, फर्क नहीं पड़ता। हर बंदा जो इस प्लेनेट पे है ना, हर बंदा दौड़ेगा उसको खरीदने के लिए, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। इसका हर बंदा दौड़ेगा इसको खरीदने के लिए। क्यों सर? क्योंकि ये बहुत ही नेसेसिटी बन चुका है, ये एक नेसेसिटी बन चुका है। तो एक फैक्टर हो चुका है नेसेसिटी वाला, ठीक है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं, आपको बस सुनना है। एक फैक्टर हो चुका है नेसेसिटी वाला, एक फैक्टर हो चुका है प्राइस वाला। तो मैंने दो फैक्टर का आपको एग्जांपल दे चुका हूं, लेकिन ठीक है, ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है। ये जो कोरोना वायरस वाला चीज हुआ है, ये बहुत ही रेयर है, मतलब इतने सालों के बाद हुआ है ये चीज। नॉर्मली मार्केट में मैंने बताया आपको पहले ही, डिमांड अगर उसका इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, नॉर्मली मार्केट में उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है प्राइस के ऊपर। प्राइस अगर ज्यादा है तो डिमांड कम जाएगा, लेकिन प्राइस अगर कम है तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, है कि नहीं, किसी भी चीज का। लेकिन बाकी और भी तो फैक्टर्स है ना, एक चीज का सेलिंग के ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स है। पकड़ लो नेसेसिटी का फैक्टर पकड़ लो, ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया, ठीक है। बहुत सारे और भी फैक्टर्स है, दरकार है कि नहीं, बहुत सारे और भी फैक्टर्स है। तो वो जो फैक्टर्स है ना, इसका मतलब क्या है, अभी कैटर्स परिबस का मतलब क्या है समझो। बाकी सब चीज को नॉर्मल रखो आप, ये फैक्टर नेसेसिटी वाला फैक्टर, ये वाला फैक्टर पूरा नॉर्मल रखो, उतना नेसेसिटी भी नहीं है जितना नॉर्मल नेसेसिटी है वो है। बाकी सब फैक्टर्स को नॉर्मल रखो आप, ठीक है, बाकी सब फैक्टर्स को नॉर्मल रखो। देखो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बाकी सब जो फैक्टर्स है ना उसको नॉर्मल रख दो, ठीक है, उसको नॉर्मल रख दो आप, उसको नॉर्मल रखो। उसके बाद बस एक फैक्टर को पकड़ो जो कि बहुत ही क्रूशियल है, फॉर एग्जांपल प्राइस, ठीक है, फॉर एग्जांपल प्राइस। तो हम लोग जो बाकी सब चीज को नॉर्मल रख रहे हैं, नॉर्मल अज्यूम कर रहे हैं, बाकी सब चीज नॉर्मल है, बस एक ही चीज जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है, वो प्राइस। इस एजम्पशन को कहते हैं कैटर्स परिबस। समझ में आ रहा है, कैटर्स परिबस, इस एग्जाम्पशन का मतलब होता है कैटर्स परिबस। सब बाकी चीज इक्वल है ये हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, सब बाकी चीज जो है वो इक्वल है ये हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। अभी अपने को पढ़ना है लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशंस क्या क्या है, ठीक है। ये मैंने आपको क्या बता दिया, फॉर एन एग्जांपल बताया, ठीक है। तो जो फैक्टर्स है ना, जो हमको अज्यूम करना है, बहुत सारे फैक्टर्स है, ये फैक्टर बहुत सारे फैक्टर है, ये फैक्टर हम लोग पढ़ने वाले, कौन सा अजम्पशंस अपने को अज्यूम करने वाले। ओके, क्लियर है भाई मेरे। सुनो, सबसे पहला, नो चेंज इन कंज्यूमर्स नीड। आपको फिर से मैं अच्छे से समझाने वाला हूं। देखो इरेजर पकड़ लो, सब कुछ इरेज कर दे रहा हूं मैं इधर पे। ये डिमांड, इस पर्टिकुलर कमोडिटी का डिमांड अप या फिर डाउन, ठीक है। तो इसके जो बहुत सारे अजम्पशंस है ना, इस अजम्पशंस के बारे में बात करें हम लोग। कितना अजम्पशंस है? 10। हमने कितना बनाया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अजम्पशंस है। तो सबसे पहला अजम्पशन क्या है, नंबर 1 अजम्पशन क्या है कि नो चेंज इन कस्टमर इनकम। कस्टमर का जो इनकम है ना उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। अगर पकड़ लो कस्टमर इनकम में चेंजेस आ चुका है, पकड़ लो कस्टमर इनकम में चेंजेस आ चुका है। कस्टमर जो है ना, जो कस्टमर है वो बिजनेसमैन है, उसको बहुत भारी मात्रा में प्रॉफिट हुआ, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा है मार्केट से, बहुत ज्यादा चीजें खरीद के लेकर जा रहा है। वो फैक्टर है ना, उसको नॉर्मल रखो, वो इसको इक्वल रखो, कुछ भी ऐसा चीज नहीं घटा, ठीक है। नो चेंज इन कस्टमर इनकम, कस्टमर इनकम पूरा नॉर्मल था, कस्टमर इनकम जो है वो पूरा की पूरा नॉर्मल था। ओके, और नेक्स्ट क्या है, नो चेंज इन कंज्यूमर्स प्रेफरेंस। यहाँ पर कंज्यूमर है, कस्टमर नहीं है, एक ही बात है। नो चेंज इन कंज्यूमर्स प्रेफरेंस, ठीक है, प्रेफरेंस का, कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस है उसमें भी चेंजेस नहीं आया। नो चेंज इन दी फैशन में भी चेंजेस नहीं आया। नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स।
एक सामान को छोड़ के इसका जो अल्टरनेटिव सामान है ना, उन सामान का जो प्राइस है, इसका जो अल्टरनेटिव सामान मतलब इस सामान को छोड़ के मार्केट में जो बाकी सामान है ना, उस सामान के प्राइजेस पे ना, रिलेटेड गुड्स प्राइजेस पे ना कुछ भी प्रकार का चेंजेस नहीं आया। समझ में आ रहा है? नो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस चेंजेस और शॉर्टेज, कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि फ्यूचर में दम घटेगा या फिर बढ़ेगा। नो चेंज इन साइज, साइज में भी कोई चेंजेस नहीं है, एज कंपोजिशन भी नहीं है, सेक्स रेशियो का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। नो चेंज इन द रेंज ऑफ गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर। अच्छा, ये नंबर 6 वाला अच्छे से समझो, सेक्स रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन का समझो। ऐसा नहीं घट चुका है कि मतलब पकड़ लो 2021 में 20% इंक्रीज हुआ। 20% इंक्रीज हुआ किस चीज में? मेल में, ठीक है। इंडिया में मेल मतलब लड़का का जो जन्म हुआ है 20% इंक्रीज हो गया। मतलब नॉर्मली जो जन्म लेते हैं ना बच्चे, उससे ज्यादा एक पोर्शन मतलब एक पर्टिकुलर सेक्स का, ठीक है, एक पर्टिकुलर सेक्स रेशियो का चेंजेस हो चुका है। वहां पे मर्द जो है वो बहुत भारी मात्रा में बढ़ चुके हैं, मतलब बच्चे जो है, लड़का जो है बहुत भारी मात्रा में बढ़ चुके हैं। तो तब बताओ एक चीज, मार्केट में जो स्कर्ट बिक रहा होगा ना, छोटे बच्ची के लिए स्कर्ट जो बिक रहा होगा, उसका तो कंजम्पशन कम हो जाएगा, और जो नॉर्मली पैंट है, ये है वो, उसका कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा। तो वो भी तो एक फैक्टर है ना जो डिटरमाइन करता है डिमांड के ऊपर, वो भी तो एक फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है डिमांड के ऊपर। तो यही बता रहे कि उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आया, जो नॉर्मल था, जो पहले था वही है। नो चेंज इन द रेंज ऑफ गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के पास जितना नॉर्मल गुड्स मिलता था वही गुड्स है, कुछ भी अलग जो चीज का गुड्स आया नहीं है अभी तक। नो चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। नो चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी, नो चेंज इन वेदर कंडीशंस, मौसम का भी कोई चेंजेस नहीं है, मौसम में भी कोई चेंजेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि अचानक ही विंटर जो है वो 6 महीने एक्सटेंड हो चुका है। विंटर नॉर्मली कितने महीने रहता है? 2 से 3 महीने, ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो विंटर जो है वो एक्सटेंड हो चुका है, अचानक वो 6 महीने 7 महीने चला जा रहा है विंटर। तो वैसा भी अनप्रिडिक्टेड वेदर कंडीशंस का चेंजेस कुछ नहीं है। तो ये सारे एजम्पशंस है। जब भी हम लॉ डिमांड हम लोग पढ़ते हैं ना, लॉ ऑफ डिमांड, तब हम लोग सोचते हैं कि ये सारा जो चीज है ना, ये सारा जो चीज है, इन चीजों में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं आया है। उसके बाद ही हम लोग जो है लॉ ऑफ डिमांड अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। क्योंकि अगर इनमें से कुछ भी चेंजेस हुआ, किसमें भी नो चेंज लिखा है, लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी अगर एक पोर्शन में भी निकला, एक टॉपिक में भी निकला कि हाँ चेंज हुआ है, कंज्यूमर इनकम में चेंज हुआ है, या फिर कंज्यूमर्स प्रेफरेंस में चेंज हुआ, या फिर चेंज इन फैशन ही चेंज हो चुका है, स्कर्ट पहनना छोड़ दिए लड़की लोग, सभी लोग पैंट पहन रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा अगर चेंज हुआ फैशन में, तो क्या हो जाएगा, डिमांड जो है वो हिल जाएगा, है कि नहीं? वो हिल जाएगा, वो प्राइस के ऊपर रिलेटेड नहीं रहेगा, वो हिल जाएगा। तो ये सारे एजम्पशंस है, एजम्पशंस अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। एमसीक्यू में डेफिनेटली आएगा, एजम्पशंस पढ़ना है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्या? एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के भी बहुत सारे एक्सेप्शंस है, वो सारे एक्सेप्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक्सेप्शंस में सबसे पहला क्या है? गिवन गुड। गिवन गुड का मतलब क्या है? गिवन गुड इसका मतलब क्या है सर? इंफीरियर गुड्स को कहते हैं गिवन गुड। यहां पर देखो लिखा है, इंफीरियर गुड्स कॉल्ड एज गिवन गुड्स, ठीक है। इंफीरियर गुड्स आर कॉल्ड एज गिवन गुड्स, इंफीरियर गुड्स आर कॉल्ड एज गिवन गुड्स, ठीक है। नेम्ड आफ्टर सर रॉबर्ट गिफन, ठीक है, नेम्ड आफ्टर सर रॉबर्ट गिफन। ये बंदा है, इसने ये जो एक्सेप्शंस है वो लाया होगा, तो इसी वजह से इसके नाम के ऊपर रख दिया। तो आपने भी किसी प्रकार का इन्वेंशन कर लिया, एक्सेप्शंस या फिर कुछ भी नया कुछ इन्वेंट कर लिए, तो आपका नाम दे सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद क्या है? When the prices fall, quite often less quantity will be purchased than before because of the negative income effect and people's increasing preference for a superior commodity with the rise in their real income. Example of given goods can be bread, rice and wheat. ब्रेड, राइस एंड व्हीट। पकड़ लो एक चीज, क्या लिखा है यहाँ पे, अच्छे से समझो। पहले फिर से पढ़ना है, प्रोविजन फिर से पढ़ना है, पहले खुद से इंटरप्रेट करना की कोशिश करो, जरा देखो कि खुद को आता है कि नहीं, आप समझ चुके हो कि नहीं ये चीज। फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, पढ़ो मेरे साथ, रिपीट करो। इन द केस ऑफ सर्टेन इंफीरियर गुड्स, ठीक है,
इन द केस ऑफ सर्टेन इंफीरियर गुड्स कॉल्ड गिवन गुड्स, गिवन गुड्स कौन सा गुड है, इतना तो पता चल गया ना कि गिवन गुड्स कौन सा गुड है, इंफीरियर गुड जो है उसी को कहते हैं हम लोग गिवन गुड्स, ठीक है। व्हेन द प्राइस फॉल, जब प्राइस फॉल हो जाता है ना, जब प्राइस घट जाता है, जो प्राइस घट जाता है, क्वाइट ऑफन लेस क्वांटिटी विल बी परचेज देन बिफोर, quite often less quantity will be purchased than before because of the negative income effect and people's increasing preference for a superior commodity, for a superior commodity। inferior goods समझो कुछ भी चीज, inferior goods समझो कुछ भी चीज। पकड़ लो एक ब्रेड, ठीक है, मार्केट में एक ब्रेड मिल रहा है, एक ब्रेड मिल रहा है मार्केट में जो कि 10 रुपए का आता है ब्रेड, और नॉर्मली जो ब्रेड्स है वो 25 रुपए का आता है, लेकिन वो जो ब्रेड है वो 10 रुपए का आता है। अचानक क्या हुआ, वो तो इंफीरियर है ही ना, बाकी जो गुड ब्रेड्स है वो सुपीरियर है क्योंकि उनका दाम भी सुपीरियर है, तो वो सुपीरियर गुड्स है और ये इंफीरियर गुड्स है। पकड़ लो इंफीरियर गुड्स का भी दाम घट गया, पकड़ लो इंफीरियर गुड्स का भी दाम घट चुका है, तब क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा बताओ, क्या डिमांड इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। कभी कभार क्या होता है कि जब इंफीरियर गुड्स का भी दाम गिर जाता है ना, तब जो डिमांड है ना वो भी गिर जाता है, क्योंकि लोग सोचते, लोग के ये मंशा रहते हैं लोग का, ये तो पहले से 10 रुपए था अभी ये 5 रुपए हो चुके, कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें, अपन को ना ये सारी चीज नहीं खाना, ये सारा वाला चीज नहीं खाना, वी विल गो फॉर द 25 रुपीज ब्रेड, ओके, वी विल बाय दैट, वी विल परचेज दैट, ओके। ये हो चुका है एक बात, ठीक है। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, ये है एक्सेप्शंस टू दी लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस का मतलब क्या है कि ये सब जब केसेस निकलते हैं ना, ये सब जो केसेस निकलते हैं ना, ये सब केसेस हो सकता है, ठीक है। अभी आप सर को बोलोगे कि सर जब मतलब दाम जो है वो कम हो जाता है, जब किसी भी प्राइस का, किसी भी कमोडिटी का प्राइस जो है वो लेस हो जाता है, तब तो डिमांड बढ़ना चाहिए, तो डिमांड कम क्यों हो जाता है सर, यहाँ पे तो डिमांड कम हो रहा है गिवन गुड्स का, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। गिवन गुड्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज द एक्सेप्शन, given goods are always considered as the exception, okay। ये exceptions पढ़ ले हम लोग। लॉ ऑफ डिमांड में अपने क्या पढ़ा, जब प्राइस जो है वो इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा, और प्राइस जो है वो अगर डिक्रीज हुआ तो डिमांड इंक्रीज होगा। लेकिन गिवन गुड्स में तो प्राइस डिक्रीज हो रहा है लेकिन डिमांड ही नहीं बढ़ रहा है, डिमांड ही नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है टू द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। In the case of certain inferior goods called Giffen goods, named after Sir Robert Giffen, when the price fall, quite often less quantity will be purchased। जब प्राइस गिर जाता है quite often, बहुत कभी कभार देखने को मिल जाता है कि क्वांटिटी जो है वो भी डिक्रीज हो जाता है than before because of the negative income effect and people's increasing preference for a superior commodity। वो लोग सोचते हैं कि ये सड़ा हुआ चीज क्यों खरीदे हम लोग, 10 रुपए का चीज 5 रुपए हो चुका है, ठीक है, हम लोग वो नहीं खरीदेंगे, हम लोग वो नहीं खरीदेंगे, हम क्या खरीदेंगे, सुपीरियर वाला गुड खरीदेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ गिवन गुड्स आर ब्रेड, राइस एंड व्हीट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील। ये क्या है सर, आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील क्या है सर। अभी एक चीज समझो भैया, ये स्नॉब अपील क्या है भाई, स्नॉब अपील क्या है मतलब समझो, किसी भी कस्टमर का ना स्नॉब अपील होता है। अगर आप पकड़ लो, बहुत सारे फोन के ब्रांड्स है ना, बहुत सारे फोन के ब्रांड्स है, लेकिन कोई कोई कस्टमर ग्रुप है जो रिच वाले कस्टमर ग्रुप है, उनको तो बेटा प्राइवेसी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है उनके लिए, तो वो लोग क्या करते हैं कि आईफोन की तरफ जाते हैं, है कि नहीं। तो उनका स्नॉब अपील क्या है, प्राइवेसी, ठीक है, जो उनका चाह है, मंशा है कि उनके फोन में होना चाहिए बेटर क्वालिटी, बेटर परफॉर्मेंस, बेटर सॉफ्टवेयर, तो इसलिए वो लोग क्या जाते हैं, आईफोन की तरफ जाते हैं, है कि नहीं, और बाकी सारे एंड्रॉइड, है कि नहीं। अभी आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील क्या है समझो एक चीज, समटाइम्स सर्टेन कम्युनिटीज आर डिमांडेड जस्ट बिकॉज दे हैपन टू बी एक्सपेंसिव और प्रेस्टिजियस गुड। तो आईफोन जो है ना एंड्रॉइड से ज्यादा अच्छा है क्या भाई मेरे, बताओ जरा, किसको लगता है कि आईफोन एंड्रॉइड से ज्यादा अच्छा है। मुझको तो सबसे ज्यादा कस्टमाइजेबल एंड्रॉइड ही लगता है, बहुत ही कस्टमाइजेबल है, बहुत अच्छा लगता है एंड्रॉइड, आईफोन से ज्यादा अच्छा लगता है मुझको। तो समझो एक चीज कि बहुत सारे लोग जो है ना वो बस इसीलिए आईफोन खरीदते हैं क्योंकि वो प्रेस्टिजियस है, एक्सपेंसिव है। छोटे छोटे बच्चे क्लास 11 12 8 9, ठीक है, 7 10 11 12 के क्लास के बच्चे
बट आईफोन खरीद के बैठे रहते हैं, ठीक है। उनको पता भी नहीं होता कि इसमें है क्या, कितना एक्सपेंसिव फोन खरीदना क्यों है, तुम्हारे एज के बच्चों के लिए स्पेशली, ठीक है। तुम्हारे एज के बच्चों के लिए खरीदना क्या है भाई, दरकार क्या है सर, खरीदना इसलिए क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है सर, और बहुत प्रेस्टिजियस गुड है। वो अगर हम लोग हाथ में लेकर चले ना तो एक अलग ही ऑरा होता है, अलग ही लगता है, अलग ही मतलब सब लोग भाव देते हैं सर। इसीलिए तो उन बंदों को कहते हैं हम लोग, उन कैटेगरीज ऑफ बंदों को हम लोग क्या क्या कहते हैं कि आर्टिकल ऑफ स्नोब अपील। समझ में आ रहा है? दे ऑलवेज हैपन टू गो फॉर एक्सपेंसिव और प्रेस्टिजियस गुड and have a snob appeal. They satisfy their aristocratic desire to preserve exclusiveness for unique goods. Unique goods, ठीक है, unique goods, unique goods चाहिए उनको। ओके, उन बंदों को ना बहुत ही, देखो सर यहाँ पे एस्ट्रोक्रेटिक है, इसका मतलब क्या है, बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑफ पीपल, ठीक है। आपका जो कैटेगरी है वो अलग ही है, आप अलग ही कैटेगरी के इंसान हो, समझ में आ रहा है? जो आप प्रिजर्व करने चाहते हो, एक्सक्लूसिव, आपको बहुत ज्यादा पसंद है यूनिकनेस, यूनिकनेस बहुत ज्यादा पसंद है, एक्सक्लूसिवनेस बहुत ज्यादा पसंद है कि नहीं? बहुत सारे बंदों को अभी भी लगता होगा कि जब उनके पास पैसा होगा ना भैया, हम तो ऐसे फोन खरीदेंगे जिसमें पीछे ना रॉकेट लगा है या फिर उनमें डायमंड्स गड़ा हुआ है, ऐसे फोन खरीदने वाला है। तो यूनिकनेस पसंद है उनको, एक्सक्लूसिवनेस पसंद है उनको, समझ में आ रहा है ना? वो हम लोग कहते हैं आर्टिकल ऑफ स्नोब अपील, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्पेक्यूलेशन। व्हाट डू मीन बाय स्पेक्यूलेशन? समझो समझो, स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या है, स्पेक्यूलेशन में क्या होता है समझो। अभी जो ये मतलब लॉकडाउन चल रहा है ना, इस लॉकडाउन के चलते पूरा इकोनॉमिक्स आपको इजी लगने लगेगा, पूरा इजी लगने लगेगा। स्पेक्यूलेशन भी उसी केस का है, समझो एक चीज। स्पेक्यूलेशन मतलब क्या है कि बंदे ना स्पेक्यूलेट करते हैं, मतलब वो सोचते, वो प्रिडिक्ट करते कि फ्यूचर में चेंज हो सकता है भैया, फ्यूचर में चेंजेस हो सकता है। तो जब मोदी जी ने लॉकडाउन अनाउंस किया तब क्या हुआ, जब मोदी जी ने लॉकडाउन अनाउंस किया ना, सारे बंदे घर से निकल के मतलब सब्जी बाजार जाके पूरा मतलब सब कुछ एक्यूमुलेट करने लग गए कि यार बहुत सारा सब्जी लेकर जाना है, क्योंकि फ्यूचर में ना सब्जी का प्राइस बढ़ जाएगा या फिर सब्जी अवेलेबल ही नहीं रहेगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो फ्यूचर प्रिडिक्शन करने लगते वो बंदे। तो यार ये लॉ ऑफ डिमांड के लिए सही है क्या फ्यूचर प्रिडिक्शन? ये स्पेकुलेशन सही है लॉ ऑफ डिमांड के लिए? लॉ ऑफ डिमांड तो नॉर्मल होना चाहिए ना, ये सब लॉकडाउन में लॉ ऑफ डिमांड का थ्योरी काम नहीं आता। तो इसीलिए एक्सेप्शन है इसमें, लॉ ऑफ डिमांड में एक्सेप्शन है, आर्टिकल ऑफ स्नोब अपील इस कैटेगरी के लोगों के लिए भी एक्सेप्शन है, ठीक है। आईफोन वाले कैटेगरी बहुत ज्यादा मात्रा में क्या? नहीं बेटा, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, 1% में होंगे, ठीक है। तो उसको ना हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, एक्सेप्शन है वो लोग। ओके, लॉ ऑफ डिमांड जो है उसका एक्सेप्शन है, स्पेकुलेशन भी एक्सेप्शन है। समझ में आया है चीज? तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम लोग स्पेकुलेशन क्या लिखा है सर। When people speculate about changes in the price of a commodity in the future, फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकता है, मतलब ये सब्जी का, ठीक है। तो हम उनको चावल का, दाल का, सब चीज का प्राइस बढ़ सकता है, तो हमको क्या करना है, हमको एक्यूमुलेट करना है, ठीक है। दे मे नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, वो लोग तो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से एक्ट नहीं करेंगे। प्राइस ज्यादा है तो हम लोग मतलब प्राइस ज्यादा है हम लोग कम खरीदेंगे, प्राइस कम है हम लोग ज्यादा खरीदेंगे। प्राइस को तो हिला भी नहीं, प्राइस टच भी नहीं हुआ, प्राइस का कुछ चेंजेस हुआ ही नहीं, बस वो लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे। उनका प्रिडिक्शन में था कि हाँ प्राइस चेंज हो सकता है, प्राइस चेंज हो सकता है। इसी वजह से क्या हुआ, कि वो लोग स्टोर करने लग गए। क्या स्टोर करने लग गए? गुड्स। अभी देखो, एट द प्रेजेंट प्राइस से व्हेन पीपल आर कन्विंस्ड दैट द प्राइस, when people are convinced, वो convinced है, वो लोग सोच रहे, वो लोग मानते हैं that of a particular commodity will rise still further, they will not contract their demand, ठीक है, they will not contract their demand with the given price rise, on the contrary they may purchase more for the purpose of hoarding। प्राइस अगर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है ना, तब भी हम स्टोर करके रख देंगे, समझ में आ रहा है? वो लोग स्टोर करके रख देंगे अपने पास। तो तब क्या हो जाता है, डिमांड ज्यादा हो जाता है। डिमांड किस लिए ज्यादा हुआ? क्या प्राइस की वजह से ज्यादा हुआ? नहीं, प्राइस की वजह से नहीं सर, लॉकडाउन की वजह से। ओके, लॉकडाउन की वजह से। ये सब जो स्पेक्यूलेशंस है, फ्यूचर प्रेडिक्शंस है ना, ये सब नहीं आता, ये सब नहीं आता। कहां पे नहीं आता सर? लॉ ऑफ डिमांड की थ्योरी में नहीं आता। ओके, लास्ट क्या है, कंज्यूमर्स साइकोलॉजिकल बायस और इल्यूजन। कंज्यूमर का खुद का ही साइकोलॉजी चल रहा है, कंज्यूमर का
खुद का ही साइकोलॉजी चल रहा है, या फिर वो बाइस्ड है और वो एक इल्यूजन में है, वो एक पर्टिकुलर इल्यूजन में। इल्यूजन मतलब सर, मतलब अलग ही, मतलब प्रिडिक्शन, मतलब उनका अलग ही सोच रहे हैं, मतलब ऐसा हो सकता है, जो नहीं है वही वो सोच रहा है कि वो ही होगा या फिर वो हो सकता है, वो सोच रहे हैं, वो अलग ही इल्यूजन में। तो ये पढ़ लेते हैं एक बार। When the consumer is wrongly biased against the quality of the commodity with the price change, he may contract this demand with a fall in price। हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई यहाँ पे जाने वाले हैं, यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई आएगा नहीं, ये यहाँ पे आ गया नहीं, ये कट देते हैं, ये कट कर दो ना, ठीक है। यहाँ पर देखो, when the consumer is wrongly biased against the quality of the commodity with the price change, he may contract the demand with a fall in price। with a fall in price, कंज्यूमर को ऐसा लग रहा है कि यार उसका दाम जो कम हो चुका है ना, पक्का उसको क्वालिटी में डिफेक्ट है, ऐसा इल्यूजन है कंज्यूमर को। जैसे ब्रेड का दाम कम हो चुका है ना, तो कंज्यूमर को लगा पक्का इस ब्रेड में कुछ डिफेक्ट है, तो हम लोग दूसरे दूसरे ब्रेड के ऊपर चले जाते हैं। तो वो जो मंशा है ना, जो मंशा है उसको क्या करते हैं हम लोग, कंज्यूमर साइकोलॉजिकल बायस और इल्यूजन, वो अलग ही इल्यूजन में। तो वो भी क्या है, वो भी एक्सेप्शन है, दे आर द एक्सेप्शंस टू दी लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, ये एक्सेप्शन है टू दी लॉ ऑफ डिमांड। सब कुछ समझ में आ चुका है सर, गिफ्ट एंड गुड्स भी समझ में आ चुका है, आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील, स्पेक्यूलेशन भी समझ में आ चुका है, और कंज्यूमर साइकोलॉजिकल बायसनेस और इल्यूजन भी समझ में आ चुका है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई हम लोग पढ़ने वाले हैं। लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है? The law of supply states that a firm will produce and offer to sell greater quantities of a product or service as the price of that product or service rises. Other things being equal, there is direct relationship between price and quantity supplied. In this statement, change in the price is the cause and change in supply is the effect. Thus, the price rise led to increase in supply and not otherwise. It may be noted that at higher prices, there is greater incentive to the producers or farms to produce and sell more. Other things include cost of production, change of technology, price of inputs, level of consumption, size of industry, government policy and non-economic factors. ठीक है, other things include cost of production. अभी समझो, लॉ ऑफ सप्लाई जो है, लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड में डिफरेंस क्या है सर? लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड में डिफरेंस क्या है सर? मुझको समझाइए। डिमांड किन लोग का होता है? कंज्यूमर्स का। कंज्यूमर्स का डिमांड होते हैं, SUMERS। ओके, तो कंज्यूमर्स का जो है डिमांड होता है। ओके, डिमांड कौन लोग करते हैं? कंज्यूमर्स लोग करते हैं। सप्लाई कौन करते हैं भाई? सप्लाई कौन करता है? सप्लाई कौन करता है? हाँ जी, सप्लाई कौन करता है? आपका जो गुड्स आ रहा है आपके घर में, वो सप्लाई कौन करता है? मैन्युफैक्चरर, सप्लायर। हाँ जी, वही लोग तो सप्लाई करते हैं। सप्लाई में यहाँ पे क्या होता है? लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होता है? समझो चीज, लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होता है? अगर आप मैन्युफैक्चर हो किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी चीज का आप मैन्युफैक्चरिंग करो, या फिर आप फार्मर ही हो, पकड़ लो आप एक फार्मर हो, अपने फार्मर से ज्यादा बढ़िया एग्जांपल कहाँ है बताओ? आप एक फार्मर हो, तो आपको पता चल रहा है कि यार लोग जो है वो भिंडी आजकल कम खाने लगे हैं, आजकल भिंडी कम खाने लगे और आलू ज्यादा खाने लगे हैं। दे आर प्रिफरिंग पोटैटोज मोर देन लेडी फिंगर्स। ओके, भिंडी से बढ़ के वो लोग पोटैटोज प्रिफर करते हैं, जो कि मतलब सही है, हाँ भिंडी बहुत कम होता है लेकिन पोटैटोज तो बहुत ज्यादा बिकता है। तो जो फार्मर है ना, वो स्विच क्या करेगा? पोटैटो में स्विच हो जाएगा ना, वो दोनों का फार्मिंग करता था, लेकिन उसका सप्लाई कैसे बढ़ जाएगा? पोटैटोज में सप्लाई बढ़ जाएगा ना। उसी प्रकार से समझो एक चीज, पकड़ लो मार्केट में उनको पता है कि वो लोग एक फार्मर है, ये जो फार्मर है, ये जो फार्मर है, ये भिंडी भी सेल करता है, मतलब फार्मिंग करता है, भिंडी का भी फार्मिंग करता है और आलू का भी फार्मिंग करता है, ठीक है। उसको अचानक पता चला एक दिन
कि मार्केट में क्या हालचाल है कि भिंडी का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, भिंडी का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो फार्मर क्या करेगा? आलू का खेती बंद, आलू का खेती बंद। वो भारी मात्रा में क्या सप्लाई करेगा? भिंडी सप्लाई करेगा, भारी मात्रा में भिंडी सप्लाई करेगा। क्यों सर? क्योंकि भिंडी का प्राइस बढ़ चुका है। फार्मर को लगता है कि वो ज्यादा, उसको ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा, उसको ज्यादा इंसेंटिव, ज्यादा कमाई होगा, उसका ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा अगर वो भिंडी सप्लाई करे। ये हो जाता है लॉ ऑफ सप्लाई, कंप्लीटली ऑपोजिट टू दी लॉ ऑफ डिमांड। सेम, एग्जैक्टली सेम एज लॉ ऑफ डिमांड, लेकिन ऑपोजिट क्यों है? क्योंकि डिमांड में कंज्यूमर्स का होता है चीज और सप्लाई में सप्लायर्स का। समझ में आ रहा है? मैं फिर से पढ़ रहा हूं, यहां पे देखना है आप सभी को। द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अ फार्म, कोई भी फार्म, फार्म मतलब क्या सर? कोई भी फार्म, कंपनी पकड़ लो, विल प्रोड्यूस एंड ऑफर टू सेल ग्रेटर क्वांटिटीज, वो लोग ज्यादा क्वांटिटीज में प्रोडक्ट को सेल करेंगे, प्रोडक्ट या फिर सर्विस कुछ भी कह लो, सेल करेंगे एज पर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस राइजेस। अगर प्राइस का, अगर प्रोडक्ट का या फिर सर्विस का प्राइस राइज हो जाए ना, प्रोडक्ट का या फिर सर्विस का प्राइस बढ़ रहा है, समझो चीज, प्रोडक्ट का और सर्विस का प्राइस बढ़ रहा है, तब सप्लायर्स क्या करेंगे? मतलब जो फार्म से, वो क्या करेंगे? उनको क्या करना है? उनको ज्यादा मात्रा में वो लोग क्या करेंगे? प्रोड्यूस करने लग जाएंगे, ज्यादा क्वांटिटीज में, ग्रेटर क्वांटिटीज में प्रोड्यूस करने लग जाएंगे। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ठीक है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बाकी सब सही है, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स है लेकिन बाकी सब सही है, बस प्राइस को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो चुका है। नाउ देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। हाँ, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, किसके बीच में? प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना। देखो प्राइस, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी बढ़ गया, है कि नहीं? प्राइस डिक्रीज हो गया, क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हो गया। लेकिन लेकिन डिमांड के केस में तो अलग है, डिमांड के केस में क्या हो जाता है? ऑपोजिट हो जाता है। प्राइस अगर बढ़ जाता है, प्राइस अगर बढ़ जाता है तो डिमांड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लेकिन क्वांटिटी, ठीक है, डिमांड, क्वांटिटी क्या है? मतलब वो जो डिमांड है वो कम हो जाता है कि नहीं? वो कम हो जाता है। और लेकिन प्राइस अगर कम हो जाए तो क्वांटिटी में, किस क्वांटिटी में लोग खरीदेंगे वो ज्यादा हो जाता है। वो है डिमांड का थ्योरी, और सप्लाई का अलग है कि नहीं? बस ऑपोजिट है, समझ में आ रहा है ना? बस ऑपोजिट है। Price cause and change in the supply if its effect. Does the price rise lead to increase in the supply and not otherwise? It may be noted that at higher prices there is greater incentive. हाँ, ज्यादा इंसेंटिव मिलता होगा उसको, इसीलिए तो वो सेल करता होगा ना, ज्यादा इंसेंटिव मिलते हैं उनको, इसलिए वो ग्रेटर क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं। ओके, अदर थिंग्स इंक्लूड, देखो अदर थिंग्स इंक्लूड्स, अदर थिंग्स, और बाकी क्या क्या इंक्लूड्स है, इंक्लूडेड है चेंजेस में, ठीक है, और बाकी क्या क्या इंक्लूड है? अदर थिंग्स इंक्लूड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस, जैसे प्राइस एक फैक्टर हो चुका है ना, प्राइस एक फैक्टर हो चुका है, वैसे ही और क्या क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, चेंज इन टेक्नोलॉजी, और प्राइस ऑफ इनपुट्स, प्राइस ऑफ इनपुट्स, और लेवल ऑफ कंजम्पशन, सॉरी कंपटीशन, लेवल ऑफ कंपटीशन, उसके बाद और साइज ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, साइज ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, उसके बाद क्या क्या? देखो गवर्नमेंट पॉलिसी एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स, बहुत सारे। तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अच्छे से आपको पढ़ना है, इग्नोर नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है ये वाला पोर्शन। अदर थिंग इंक्लूड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, प्राइस ऑफ इनपुट, लेवल ऑफ कंपटीशन, साइज ऑफ इंडस्ट्री, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। क्लियर है भाई मेरे? भाई बताओ तो, क्लियर है? सही है? इजी लग रहा है? लॉ ऑफ सप्लाई हो चुका है। अभी अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई पढ़े थे ना, लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशंस, अजम्पशंस पढ़े थे ना लॉ ऑफ डिमांड के, वैसे ही अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। सबसे पहला क्या है? ये तो समझने में इजी हो जाएगा क्योंकि डिमांड अपने को पता है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ फार्म्स इन दी मार्केट, मतलब कंपटीशन, गोल्स ऑफ द फार्म, ठीक है, सेलर्स एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइजेस, उसके बाद नो चेंजेस इन टैक्स एंड सब्सिडी पॉलिसी ऑफ द प्रोडक्ट्स, उसके बाद नो चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स। ये हो गया आपका अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है, इजी है। नो चेंजेस इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस नहीं आया। जब हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ने वाले ना, तब आपको समझना है कि टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंजेस है नहीं,
उसके बाद नो चेंजेस इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में भी कोई भी चेंजेस नहीं है। उसके बाद नो चेंजेस इन नंबर ऑफ फार्म्स इन द मार्केट, ठीक है। उसके बाद नो चेंजेस इन द गोल्स ऑफ द फार्म, नो चेंजेस इन द सेलर्स एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस, नो चेंजेस इन टैक्स एंड सब्सिडी, टैक्स एंड सब्सिडी में कोई चेंजेस नहीं आया, और नो चेंजेस इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स। हो चुका है भाई मेरे ये अजम्पशंस ऑफ सप्लाई। तो आज का जो टॉपिक है भाई मेरे वो यह है, आज का जो टॉपिक है भाई मेरे वो यही तक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डीपली जाने वाले इकोनॉमिक्स सेकंड ये जो फर्स्ट चैप्टर है उसका सेकंड वीडियो आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और डीपली समझेंगे कि ये जो लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वो है क्या चीज, और मार्केट कंपटीशन के बारे में भी समझने वाले हैं हम लोग। तो अभी के लिए इतना ही भैया लोग, घर पे रहना भैया, स्वस्थ रहना, बाहर नहीं निकलना है, ठीक है। आराम से रहना घर पे, मम्मी डैडी को अच्छे से केयर करो, दादा नानी जी जो भी है, ठीक है, सभी को अच्छे से केयर करो, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो अगर आप बाहर जा रहे हो तो, और स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एट होम, हैप्पी लर्निंग गाइस।